हेलो फ्रेंड्स। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन को स्टडी किया था और उसमें हम लोगों ने वेरियस ग्राफ्स जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ को स्टडी किया था। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से रिलेटेड हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी उसमें अटेम्प्ट किए थे और आज हम जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। यहाँ अगर समराइज किया जाए तो द स्लोप of velocity time graph gives acceleration। ये VT ग्राफ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। स्लोप उसका एक्सेलरेशन देता है और एरिया अंडर द VT ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। अगर यहीं पर VT ग्राफ में वेलोसिटी की जगह पर अगर स्पीड होता है तो उस केस में उसका एरिया जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल देता है। ठीक है, तो एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ gives distance covered। ठीक है, इन फैक्ट्स को अगर हम याद रखेंगे तो हमको न्यूमेरिकल्स करने में थोड़ा सा कन्वीनियंस रहेगी और हम इजीली उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए न्यूमेरिकल्स को अब सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी shown in figure and answer the following questions। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ मोशन is represented by OA। बी पार्ट है, व्हाट टाइप ऑफ मोशन is represented by AB। सी पार्ट में पूछा है कि व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय BC। डी पार्ट है, फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। और फाइनली ई पार्ट में पूछा है, फाइंड आउट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी फ्रॉम A टू B। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछे हैं और यहाँ पर जो ग्राफ दे रखा है
वो कुछ इस तरह से है कि बॉडी जो है वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है, इसके बाद ये एक स्ट्रेट लाइन है, फिर एक स्ट्रेट लाइन है पैरेलल है जो टाइम एक्सिस के, और उसके बाद फाइनली इस तरह से एक और स्ट्रेट लाइन दी हुई है। ये ए है, ये बी है, और ये यहाँ पे सी दिया हुआ है। स्पीड मीटर पर सेकंड में दी है वर्टिकल एक्सिस पर, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस या एक्स एक्सिस पर टाइम सेकंड्स में दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछे हुए हैं, तो चलिए देखते हैं। स्टडी द स्पीड टाइम ग्राफ, ये स्पीड टाइम ग्राफ है ऑफ अ बॉडी शोन इन फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट में पूछा है व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ ए। तो देखिए ओ से लेकर के ऑब्जेक्ट जो है वो अपना मोशन स्टार्ट कर रहा है, वो ओरिजिन है, इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, टाइम इक्वल टू 0 और स्पीड भी 0, ठीक है। उसके बाद ये अपना मोशन स्टार्ट कर रहा है ओ से लेके ए तक के लिए, फिर दूसरा जो इसका पार्ट ऑफ द मोशन है वो ए से बी तक है, और फिर थर्ड पार्ट बी से लेकर के सी तक का है। तो ओ से ए तक अगर बात करें तो ये एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है, और स्पीड टाइम ग्राफ अगर एक स्ट्रेट लाइन है जो क्योंकि स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें एक्सेलरेशन देता है, ठीक है। तो इसका मतलब ओ से ए तक के लिए इसके एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है। तो फॉर ओ ए एक्सेलरेशन इक्वल टू स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, और क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है लगातार, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हो गया कि जो ए पार्ट है, ए पार्ट में जो मोशन है वो किस तरह का मोशन है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ए पार्ट में दे दिया है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट में पूछ रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बी। ए से लेके बी तक अगर देखा जाएगा तो देखिए स्पीड है वर्टिकल एक्सिस पे, इसका मतलब जितनी स्पीड ए में है, ए पॉइंट पर है, उतनी ही स्पीड बी पॉइंट पर भी है। इसका मतलब इसकी स्पीड ए से लेके बी तक लगातार कांस्टेंट बनी हुई है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो मोशन है वो कांस्टेंट स्पीड मोशन है या यूनिफॉर्म मोशन है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। तो बी पार्ट का आंसर हो जाएगा कांस्टेंट स्पीड मोशन। इसको यहां लिख देते हैं, बी पार्ट कांस्टेंट स्पीड मोशन और यूनिफॉर्म स्पीड मोशन। इसके बाद सी पार्ट में पूछा है कि व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय बी सी। अब बी से लेके सी तक अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए ये वर्टिकल एक्सिस पे स्पीड दे रखी है, तो बी पॉइंट पे जो स्पीड है उसकी वैल्यू 6 है, और सी पॉइंट पे जो स्पीड है उसकी वैल्यू 0 है। इसका मतलब इसकी स्पीड लगातार कम होती चली जा रही है बी पॉइंट से लेके सी पॉइंट तक। इसका मतलब है कि ये जो है बॉडी रिटार्ड कर रही है, तो ये रिटार्डेशन
वाला मोशन है फ्रॉम पॉइंट बी टू सी। दूसरी तरह से अगर इसको देखा जाए तो अगर इसका स्लोप जो है स्पीड टाइम टाइम कर्व का, वो हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन की वैल्यू tan ऑफ दिस एंगल होती है अगर ये एंगल थीटा है। तो यहां से ये क्लियर हो रहा है कि B से लेके C तक का जो स्लोप है वो नेगेटिव होगा। नेगेटिव इसलिए क्योंकि tan ऑफ थीटा अगर निकालेंगे यहाँ पर स्लोप, तो कितना निकल जाएगा, tan ऑफ थीटा जो है वो निकालना है अगर हमें, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। यहां से अगर स्लोप की वैल्यू निकाली जाएगी, फ्रॉम बी टू सी, स्लोप इक्वल टू tan ऑफ थीटा। अब हमें ये पता है कि ये 180 माइनस थीटा है, और इसकी वैल्यू अगर हम यहां से निकाल लें तो tan ऑफ 180 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू, ये जो डिस्टेंस है ये 6 दे रखा है, ये स्पीड जो दे रखी है वो 6 दे रखी है, ठीक है। इस पॉइंट को अगर हम D बोल देते हैं तो दैट विल बी इक्वल टू BD डिवाइडेड बाय DC, BD डिवाइडेड बाय DC। यहाँ पर BD की वैल्यू जो है वो कितनी है, 6 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से इसकी वैल्यू रख देते हैं 6 डिवाइडेड बाय, और DC की वैल्यू कितनी है, DC ये टाइम इंटरवल है 10 से लेके 16 तक का, तो ये 6 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी tan ऑफ 180 माइनस थीटा की। तो अगर tan ऑफ 180 माइनस थीटा 1 है, तो tan 180 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं माइनस tan थीटा। इसकी वैल्यू 1 है, इसका मतलब tan थीटा माइनस 1 हो जाएगा। tan थीटा विल बी इक्वल टू माइनस 1। tan थीटा स्लोप है, इसका मतलब ये जो स्लोप है ये नेगेटिव स्लोप है, ठीक है। नेगेटिव स्लोप है, और स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें एक्सेलरेशन दे रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव है इस ऑब्जेक्ट का। और अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो इसको हम लिख सकते हैं यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन, क्योंकि इसमें रिटार्डेशन हो रहा है। यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन, यूनिफॉर्म क्यों, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का मतलब इसका स्लोप लगातार कांस्टेंट बना है, इसका मतलब जो भी डिसेलरेशन या जो रिटार्डेशन हो रहा है वो कांस्टेंट है फ्रॉम पॉइंट बी टू सी, ठीक है। इसके बाद डी पार्ट हमें इसका सॉल्व करना है। डी पार्ट में पूछा गया है फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। तो देखिए ओ से लेके ए तक का जो पार्ट है इसके मोशन का वो एक्सेलरेटेड मोशन है। ए से लेके बी तक का पार्ट कांस्टेंट स्पीड या यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करता है, और बी से लेकर के सी का पार्ट जो है वो रिटार्डेशन को रिप्रेजेंट करता है। हमसे यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू पूछी गई है, तो एक्सेलरेशन कौन से पार्ट में हो रहा है, ओ से लेके ए तक, तो ओ टू ए। और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, इसके स्लोप के बराबर। अगर स्लोप की वैल्यू यहाँ पे निकाली जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, अगर इस पॉइंट को हम ई नाम दे दे रहे हैं, इस पॉइंट को, तो स्लोप विल बी इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाय ओ ई। यहाँ पर ए ई की वैल्यू जो है वो क्लियरली 6 है, 6 मीटर पर सेकंड, डिवाइडेड बाय ओ ई की वैल्यू देखी जाएगी तो वो 4 है। इसको अगर सिंप्लीफाई कर देते हैं 1.5 आ जाएगा स्लोप, ठीक है। और यही स्लोप जो है वो एक्सेलरेशन हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद ई पार्ट में पूछा है फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी फ्रॉम ए टू बी। हम लोग देख चुके हैं कि स्पीड टाइम ग्राफ के केस में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है वो उसके एरिया के बराबर होता है। जितना एरिया वो कर रहा है जो पर्टिकुलर ग्राफ है, वही हमारे पास डिस्टेंस की वैल्यू हो जाती है। तो ई पार्ट को अगर देखा जाए, ई
डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, डिस्टेंस, एरिया अंडर द कर्व या अंडर द ग्राफ, फ्रॉम ए टू बी पूछा गया है। तो ए से लेके बी तक के बीच में जो एरिया, ये ग्राफ कौन सा है, ये वाला है, स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ये कितना एरिया कवर कर रहा है, अगर हम इसको शेड कर देते हैं तो देखिए ये वो एरिया हो जाएगा। एरिया का अगर नाम दे दिया जाए तो एरिया कौन सा हो जाएगा, ए बी डी ई, ए बी डी ई। इसका एरिया कितना होगा, ये देखिए क्लियरली एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाता है, प्रोडक्ट ऑफ द साइड्स। तो यहां पर इसकी वैल्यू हो जाएगी ए ई मल्टीप्लाइड बाय डी ई। ए ई की लेंथ कितनी है 6, और डी ई की जो लेंथ है वो कितनी है, 4 से स्टार्ट होकर के 10 तक। तो ये 10 है, ये 4 है, तो 10 माइनस 4 यानी 6, ये 36 मीटर्स। तो 36 मीटर्स जो है वो डिस्टेंस हो जाएगा विच इज ट्रेवल्ड फ्रॉम ए टू बी। इसी कर्व में अगर हमें टोटल जर्नी के दौरान जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया वो पूछा होता, तो वो कहां से कहां तक आ जाता, वो इस पूरे, इसमें फिर हमें ये ट्राइंगल जो है ओ ए ई, इस ट्राइंगल को भी ऐड करना होता, और बी डी सी इस ट्राइंगल को भी ऐड करना होता, या दूसरे शब्दों में कहें कि ये पूरा जो ट्रेपेजियम है इसका हमको एरिया निकालना पड़ता। और ये ट्रेपेजियम कौन सा है, ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, ये जो ट्रेपेजियम है इसका एरिया हम निकाल लेते, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंड पॉइंट हमें निकल के आ जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इन क्वेश्चन नंबर 1 कैलकुलेट फर्स्ट डिस्टेंस traveled from O to A। सेकेंड पार्ट में पूछा गया है डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम B to C, एंड थर्ड पार्ट टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन 16 सेकेंड्स। और जो फर्स्ट क्वेश्चन में जो कर्व था या जो ग्राफ था वो कुछ इस तरह से था, उसको दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं।
तो देखिए इसमें ये कहा गया है कि जो प्रीवियस क्वेश्चन था जिसको हम लोगों ने अटेम्प्ट किया था उसमें ये पूछा गया है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम ओ टू ए कितना है, यानी यहाँ से यहाँ तक। और सेकंड पार्ट में डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम बी टू सी, यानी बी पॉइंट से सी पॉइंट तक। और थर्ड पार्ट में टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन 16 सेकंड्स। 16 सेकंड्स यहाँ से 0 सेकंड स्टार्ट हो रहा है और 16 सेकंड्स तक जा रहा है, यानी इस टोटल जर्नी में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो कितना है। थर्ड पार्ट में ये पूछा गया है, तो इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में देखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम ओ टू ए, तो ओ टू ए हम जानते हैं कि स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, एरिया अंडर द कर्व, वही डिस्टेंस होता है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ पर ओ से ए तक, डिस्टेंस विल बी इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व, या अंडर द ग्राफ लिख लेते हैं यहाँ पर। ग्राफ ओ से ए तक, ग्राफ कौन सा है, ये ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन है यहाँ पर, ठीक है। ये जो एरिया कवर कर रही है, एरिया किसके साथ में, टाइम एक्सिस के साथ में, ठीक है। टाइम एक्सिस यानी कि ये वाली एक्सिस के साथ। तो ये जो है ये लाइन इसके साथ जो एरिया कवर कर रही है वो इस शेडेड रीजन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये ए बी सी है, यहाँ पर डी लिख लेते हैं इस पॉइंट का नाम, और इसका नाम हम ई लिख लेते हैं, ठीक। तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए डी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए डी, और ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, हाफ ऑफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हाफ ऑफ बेस की वैल्यू, देखिए कितनी है 4, इंटू ऑल्टीट्यूड या हाइट जो है वो कितनी है, वो है एडी के बराबर, ठीक है। और एडी की वैल्यू यहाँ से 6 है, तो यहाँ से ये 12 मीटर्स डिस्टेंस आ जाता है फ्रॉम पॉइंट ओ टू ए। इसी तरीके से सेकंड पार्ट में पूछा गया है बी से लेके सी तक का कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। तो सेकंड पार्ट में फ्रॉम बी टू सी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगेन इट विल बी एरिया अंडर द ग्राफ। अब देखिए बी से लेके सी तक अगर हम देखते हैं, ये जो कर्व इस टाइम एक्सिस के साथ में या एक्स एक्सिस के साथ में जो एरिया कवर कर रहा है वो कितना होगा, ये हो जाएगा, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल बीईसी, ठीक है। बीईसी का जो एरिया है वो कितना होगा, हाफ ऑफ बेस, बेस कितना है देखिए, बेस इतना है, और इसकी वैल्यू कितनी है 16 माइनस 10 यानी 6, इंटू ये ऑल्टीट्यूड, इसकी वैल्यू कितनी है 6, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 36/2 यानी 18 मीटर्स। तो सेकंड पार्ट में इस तरह से डिस्टेंस आ जाएगा। थर्ड पार्ट में पूछ रहा है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन 16 सेकंड्स, यानी यहां से लेके यहां तक टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो हम जो एरिया कवर्ड इस ट्राइंगल का था ओ ए डी का, प्लस एरिया ऑफ द ट्राइंगल बी ई, सपोज इसका नाम तो सी है, तो बी ई सी हो जाएगा, और प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिस, ठीक है। प्रीवियस पार्ट में हम लोग इसका एरिया कैलकुलेट कर चुके हैं, और इन दोनों का एरिया हमने अब कैलकुलेट कर दिया है। तीनों को अगर हम सम कर देंगे तो हमें टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा। सो द टोटल डिस्टेंस will be equal to area of triangle OAD plus area of rectangle ABED plus area of triangle BEC। एक तरीका तो ये है, और दूसरा हमें मालूम है कि ओ से लेकर के सी तक की टोटल जर्नी में ये जो ग्राफ है ये एक ट्रेपेजियम है।
तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का भी हम फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो अगर हम वो वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, ठीक है। तो ट्रेपेजियम का अगर एरिया निकाला जाए तो हमें मालूम है हाफ ऑफ, इसको ऊपर लिख लेते हैं, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है, इक्वल टू हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना हो जाएगा, देखिए इसकी पैरेलल साइड्स है ए बी प्लस ओ सी, ए बी प्लस ओ सी इंटू डिस्टेंस बिटवीन दीज पैरेलल साइड्स, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, ये यहाँ पर 6 दिया हुआ है, तो इंटू 6, यहां से अगर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगी हाफ ऑफ ए बी की वैल्यू, देखिए ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू है 10 माइनस 4 यानी 6, प्लस ओ सी की वैल्यू कितनी है, ओ सी की वैल्यू है 16 मल्टीप्लाइड बाय 6, ये आ जाता है यहां से हाफ ऑफ 22 इंटू 6 और 66 मीटर्स, तो 66 मीटर्स टोटल जर्नी या टोटल डिस्टेंस हो जाता है इसका, स्टार्टिंग से ओरिजिन से लेकर के टिल द एंड ऑफ द जर्नी, ठीक है। तो इस तरह से हमें टोटल डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस पूछा गया है, तो हमें उस डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए वो ग्राफ एक्स एक्सिस के साथ में जो एरिया कवर कर रहा है उसको निकालना होता है, और उस एरिया का जो मैग्नीट्यूड आएगा वही जो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाता है, ठीक है। तो यहां से ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ ड्राइवर ऑफ अ कार traveling at 52 kilometer per hour applies brakes and accelerates uniformly in the opposite direction, the car stops in 5 seconds. Another driver going at 34 kilometer per hour in another car applies his brakes slowly and stops in 10 seconds. On the same graph paper,
plot the speed versus time graph for the two cars which of the two cars traveled farther after the brakes were applied. तो देखिए इसमें क्या पूछा गया है, द ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रेवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर अप्लाइज ब्रेक्स एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब जो फर्स्ट कार है उसका ड्राइवर जो कि किस स्पीड से चल रहा था, 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, उसने ब्रेक्स अप्लाई किए जिसकी वजह से वो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट करता है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट करने का मतलब है कि उसके जो मोशन है उसमें रिटार्डेशन हो रहा है, क्योंकि उसने ब्रेक्स अप्लाई किए हैं, इसका मतलब उसका मोशन जो है वो रिटार्ड हो रहा है। द कार स्टॉप्स इन 5 सेकेंड्स, तो ब्रेक अप्लाई करने की वजह से कार 5 सेकेंड्स में स्टेशनरी पोजीशन में आ जाती है। अनदर ड्राइवर, जो दूसरी कार है उसका ड्राइवर 34 किलोमीटर पर आवर की इनिशियल वेलोसिटी से चल रहा था और उसने अपना जब ब्रेक्स अप्लाई किए तो वो कितनी देर में रुकता है, वो 10 सेकेंड्स में रुकता है। इसने अपने ब्रेक्स जो हैं वो स्लोली मतलब अप्लाई किए थे इसके कंपैरिजन में, फर्स्ट के कंपैरिजन में, इसलिए उसको रुकने में ज़्यादा टाइम लगा, यानी 10 सेकेंड्स लगा। ऑन द सेम ग्राफ पेपर प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ, तो हमको क्या ड्रॉ करना है, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ हमको ड्रॉ करना है फॉर द टू कार्स, विच ऑफ द टू कार्स ट्रेवल्ड फार्दर आफ्टर द ब्रेक्स वर अप्लाइड। तो दो पार्ट्स में ये क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट में हमको इसका स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ जो है वो ड्रॉ करना है। ठीक है, तो यहां पर स्पीड है वर्टिकल एक्सिस पर और हॉरिजेंटल पे जो है वो टाइम है। टाइम सेकंड्स में दिया हुआ है और स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में, तो दोनों को हमको एक ही यूनिट्स में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इनकी जो वेलोसिटीज है, इनिशियल वेलोसिटीज, उनको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो फॉर द फर्स्ट ड्राइवर इनिशियल वेलोसिटी को हम u से यहाँ डिनोट कर रहे हैं, तो u1 यानी इनिशियल वेलोसिटी फॉर द फर्स्ट कार विल बी इक्वल टू 52 किलोमीटर पर आवर, और इसको अगर हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हम बता चुके हैं कि 5/18 के फैक्टर से हमें इसको मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको 5/18 से। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 130 डिवाइडेड बाय 9। ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई फर्स्ट के लिए। एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इसका हो रहा है, और कार स्टॉप जो करती है ये करती है 5 सेकंड्स में, तो टाइम हो गया 5 सेकंड्स। ये हो गया फर्स्ट कार के लिए। दूसरे जो कार है उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हो जाएगी 34 किलोमीटर पर आवर। अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो 34 मल्टीप्लाइड बाय 5/18, इसकी वैल्यू हो जाती है 85 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, मीटर पर सेकंड में। और इसको कितना टाइम लगता है स्टेशनरी होने के लिए, इसका जो टाइम लग रहा है दैट इज 10 सेकंड्स। और फाइनल वेलोसिटीज दोनों की ही जीरो हो जाती हैं, यानी फाइनल वेलोसिटी v1 जीरो है और इसी तरह यहाँ v2 की वैल्यू भी जीरो है। ठीक है,
अब हमको इसको प्लॉट करना है, तो देखिए दोनों जो ड्राइवर्स हैं उनकी पहले हम यहाँ पर स्पीड एक्सिस पे देख लेते हैं, स्पीड की वैल्यू कितनी है। अगर इसको हम 130/9 को कैलकुलेट कर लेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14.4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसी तरीके से इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, तो आ जाती है 9.4 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये है कि जो पहला ऑब्जेक्ट है या पहली जो कार है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 14.4। तो अगर हम यहाँ पर वर्टिकल एक्सिस पर देख लेते हैं, तो ये सपोज़ हम ये मान के चलते हैं कि एक ब्लॉक जो है वो 2 मीटर पर सेकंड का है, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। इसी तरह अगर हम टाइम की बात करें, तो टाइम 5 सेकंड्स और 10 सेकंड्स दिया हुआ है। तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको यहाँ पर 2 सेकंड्स का ये भी कर लेते हैं, यानी 2 सेकंड्स 1 यूनिट के बराबर है। तो ये 10 सेकंड्स तक हमने यहाँ पर कर लिया। ठीक है? तो अब फर्स्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए देखिए, इनिशियल वेलोसिटी है उसकी 14.4 मीटर पर सेकंड। 14.4 मीटर पर सेकंड कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 16 है, तो इनके बीच में कहीं आएगा। तो ये है इसकी इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है? ये इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 0। और कितने टाइम में हो रही है? 5 सेकंड्स में। और 5 सेकंड्स अगर हम यहाँ पे देखते हैं, तो 5 सेकंड्स यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए क्या है, 5 सेकंड्स पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जा रही है, यानी कि ये एक्स एक्सिस पे आ जा रहा है। अब अगर हम इसको इस पॉइंट के साथ में ऐसे करके जॉइन कर देते हैं, तो ये हमको कर्व मिल जाएगा या वो ग्राफ मिल जाएगा हमको, इसका स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है? क्योंकि 2 पॉइंट्स हमें मिल चुके हैं, एक पॉइंट इसकी इनिशियल वेलोसिटी वाला, जबकि इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 14.4 मीटर पर सेकंड है, और दूसरा फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो जा रही है कितने टाइम में? 5 सेकंड्स। तो इसको हमने प्लॉट कर लिया, तो इस तरह से ग्राफ आ जाएगा फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है? इसी तरीके से जो सेकंड ऑब्जेक्ट है, सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू है 9.4। 9.4 कहाँ पे होगा? ये 8 है, ये 10 है, तो इसके बीच में 9 आएगा। 9 के जस्ट ऊपर कहीं ये 9.4 इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसको हमने मार्क कर लिया, और दूसरा पॉइंट फाइनल वेलोसिटी इसकी भी 0 हो जा रही है 10 सेकंड्स में। इसका मतलब ये जो 10 सेकंड्स यहाँ पर है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जा रही है, यानी कि ये एक्स एक्सिस में आ जा रहा है, क्योंकि इसकी स्पीड कितनी है? 0। ठीक है? अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को आपस में जॉइन कर देते हैं, तो हमें सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए ग्राफ मिल जाएगा। ये दोनों ग्राफ्स हम देख सकते हैं कि स्ट्रेट लाइंस हैं, और स्ट्रेट लाइंस होनी भी चाहिए, क्योंकि इनका जो एक्सेलरेशन दिया हुआ है वो यूनिफॉर्म दिया है, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में स्पीड टाइम ग्राफ हमेशा कैसा रहता है? एक स्ट्रेट लाइन बनती है। ठीक है? तो ये हमारे पास दोनों ही ऑब्जेक्ट्स के या दोनों ही कार्स का हमारे सामने स्पीड टाइम ग्राफ जो है वो ड्रॉ हो चुका है। अब हमें क्या करना है, विच ऑफ द टू कार्स ट्रेवल्ड फार्दर आफ्टर द ब्रेक्स वर अप्लाइड, ये निकालना है हमको। यानी दोनों कार्स में से किसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है बिफोर कमिंग टू रेस्ट, ये हमें पूछा गया है यहाँ पे। तो इस ग्राफ के बेसिस पर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं डिस्टेंसेस? स्पीड टाइम ग्राफ है, तो इसका एरिया निकालना पड़ेगा। तो फॉर द फर्स्ट कार, एरिया विल बी A1 इक्वल टू, फर्स्ट कार ये वाली है, इसका अगर एरिया निकाला जाएगा, इनको हम नाम दे देते हैं पॉइंट्स को, ये ए है, ये ओरिजिन है, ये बी है, ठीक है, ये सपोज सी पॉइंट है, और ये पॉइंट डी है। तो फर्स्ट के लिए एरिया हमें निकालना है, तो एरिया कितना हो जाएगा ट्राइंगल के लिए? हाफ ऑफ, फर्स्ट ऑब्जेक्ट ये है, तो ओ बी मल्टीप्लाइड बाय इसका जो है ये, इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? ओ ए।
तो हाफ ऑफ ओ बी, सबसे पहले ओ बी की वैल्यू देखिए कितनी है, ओ बी की वैल्यू हमें 5 दे रखी है, 5 सेकेंड्स, मल्टीप्लाइड बाय ओ ए की वैल्यू अगर निकाली जाएगी तो ये कितनी है, 14.4। इसकी वैल्यू अगर निकाली जाए तो ये आ जाएगी 5 इंटू 7.2 और 36, और इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी, 36 मीटर्स, क्योंकि ये डिस्टेंस की यूनिट है। तो 36 मीटर्स फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट है वो 36 या फर्स्ट कार जो है वो 36 मीटर्स जो है वो ट्रेवल करती है बिफोर कमिंग टू रेस्ट। इसी तरीके से अगर हमको सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए निकालना है, उसके लिए भी एरिया जो है वो एरिया ऑफ द ट्राइंगल हो जाएगा, क्योंकि सेकंड ऑब्जेक्ट जो है उसका भी जो ग्राफ है वो ट्राइंगुलर शेप का है। तो हाफ ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट ये वाला है, कौन सा, ओ सी डी, ओ सी डी उसका ग्राफ है। तो हाफ ऑफ ओ डी मल्टीप्लाइड बाय ओ सी, इसकी वैल्यू अगर कैलकुलेट करते हैं तो पहले ओडी की वैल्यू देखते हैं। ओडी की वैल्यू यहाँ 10 है और ओसी की वैल्यू यहाँ पर है 9.4, इक्वल टू 5 इंटू 9.4, 47 मीटर्स ये आ जाता है। ठीक है, तो दोनों के एरियाज हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। अब पूछा जा रहा ये जो एरिया है ये इसका डिस्टेंस देता है, तो दोनों में से कौन सी कार ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, जो इसको हम लोग A2 नाम दे देते हैं। ठीक है, पहले ऑब्जेक्ट के केस में या पहली कार के केस में जो एरिया था वो 36 मीटर, जो 36 आया था, यानी कि उसने 36 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल किया था, और सेकंड कार ने 47 किया है। तो किसने ज्यादा ट्रेवल किया है, तो सेकंड, तो सेकंड ऑब्जेक्ट इसका आंसर हो जाएगा, सेकंड कार ट्रेवल्ड फार्दर आफ्टर द ब्रेक्स वर अप्लाइड। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ गर्ल walks along a straight path to drop a letter in the letter box and comes back to her initial position. Her displacement time graph is shown in figure. Plot a velocity time graph for the same. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो दिया हुआ है वो कुछ इस तरह से दिया है। डिस्प्लेसमेंट जो है उसकी वैल्यू है मीटर्स में, और टाइम की वैल्यू जो है वो सेकंड्स में दी हुई है। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर जो दिया है ये 100 मीटर्स है, और ये वाला टाइम जो है वो 50 दिया हुआ है।
तो इस तरह से पूछा गया है, अ गर्ल वॉक्स अलोंग अ स्ट्रेट पाथ टू ड्रॉप अ लेटर इन द लेटर बॉक्स एंड कम्स बैक टू हर इनिशियल पोजीशन, यानी कि अ, वो अपना एक स्ट्रेट पाथ में जाती है और अपना जो लेटर है उसको लेटर बॉक्स में ड्रॉप करके वापस अपने इनिशियल पोजीशन पे ही आ जाती है। हर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज शोन इन फिगर, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा है और पूछा है कि इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ किस तरह से ड्रॉ होगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसी के नीचे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के नीचे ही एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सपोज यहां पर ये वेलोसिटी है इन मीटर पर सेकंड और टाइम जो दिया हुआ है वो यहां पर भी हम सेकंड्स में ही ले लेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे ड्रॉ किया जाएगा। पहले इसके मोशन को देख लेते हैं। मोशन वो ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है, यानी यहाँ से मोशन स्टार्ट हुआ है जबकि इसका डिस्प्लेसमेंट भी जीरो था और टाइम भी जीरो था, यानी t इक्वल टू जीरो पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो है। उसके बाद में क्या है कि उसका मोशन कुछ इस तरह से हुआ है, ये स्ट्रेट लाइन दिखाया है। स्ट्रेट लाइन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में अगर होता है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इसकी वेलोसिटी लगातार कांस्टेंट बनी है, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप होता है वो हमेशा वेलोसिटी को मतलब डिनोट करता है। तो इसका मतलब यहाँ से ओ पॉइंट से लेके अगर हम इस पॉइंट को ए और इसको बी बोल रहे हैं तो ओ पॉइंट से लेकर के ओ तक कांस्टेंट वेलोसिटी रही है। ठीक है, उसके बाद में फिर जो मोशन होता है वो ए से बी तक जाता है। तो देखिए ए पर क्या है कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है 100 मीटर्स और बी पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है 0। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कम हुआ है ऑब्जेक्ट का। इसका मतलब ये हो गया कि डिस्प्लेसमेंट कम कैसे हो सकता है एक स्ट्रेट लाइन मोशन में, जब वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ को आ जाती है। ठीक है, और बी पॉइंट पे अगर हम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देखें तो वो अगेन 0 आ जाती है। इसका मतलब इसने अपना जो मोशन स्टार्ट किया था तब भी इसका डिस्प्लेसमेंट 0 था और फाइनली भी इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। इसका मतलब ये अपने इनिशियल पोजीशन पे आ जाती है और यहाँ ये चीज़ लिखी भी हुई है। ठीक है, तो अब हम किस तरह से इसका डिस्प्लेसमेंट, इसका किस तरह से वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इसको देखिएगा ध्यान से। तो देखिए सबसे पहले टाइम इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट 0 है। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक हम देख रहे हैं कि ये स्ट्रेट लाइन रहा है। इसका मतलब क्या है कि कांस्टेंट वेलोसिटी इसकी रही है, यानी वेलोसिटी लगातार इसकी कांस्टेंट रही है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी कितनी रही है अगर हम जानना चाहें ओ से लेके ए तक, तो फ्रॉम ओ टू ए वेलोसिटी, अब देखिए वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी देता है। तो यहाँ पे अगर हम स्लोप निकाल लेंगे ओ ए लाइन का तो ये हमें वेलोसिटी दे देगा। तो कितना स्लोप है ओ ए लाइन का, अगर ये सपोज पॉइंट डी है तो ए डी डिवाइडेड बाय ओ डी, ए डी डिवाइडेड बाय ओ डी। ए डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 100 डिवाइडेड बाय ओ डी की वैल्यू 50 दी हुई है। तो यहाँ से इसका स्लोप आ जाएगा 2। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 2 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये हो गया कि O से A तक लगातार इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड बनी हुई है। तो 2 को हमने यहाँ पर ग्राफ पे प्लॉट कर लिया इधर। ठीक है, या इसको थोड़ा और ऊपर इसको प्लॉट कर लेते हैं इधर। ठीक है, तो यहाँ पर और कहाँ से O पॉइंट से लेके A तक लगातार कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन है। तो इसका मतलब यही 2 जो है ये लगातार, अगर हम यहाँ से एक डॉटेड लाइन दिखा देंगे नीचे की तरफ को जो कि 50 सेकंड्स को करस्पॉन्ड कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट से लेके लगातार यहाँ तक वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड बनी हुई है। क्लियर है ए पॉइंट तक। अब देखिए ए के बाद किस तरह का मोशन हो रहा है। ए के बाद इसका जो स्लोप है ये अगेन एक स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब वेलोसिटी ए से लेके बी तक भी कांस्टेंट है लगातार। अगर ए से बी तक की हमें वेलोसिटी निकालनी होगी तो फ्रॉम ए टू बी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी स्लोप के बराबर।
और स्लोप की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी? तो देखिए ए से लेकर के बी तक का जो मोशन हुआ है, अगर उसका स्लोप हमें निकालना होगा तो tan ऑफ दिस एंगल हो जाएगा, अगर ये एंगल थीटा है तो tan ऑफ थीटा हो जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं और इससे पहले वाले एग्जाम्पल में हमने क्लियर भी किया था कि क्योंकि ये जो है ये इस तरह से इंक्लाइंड है तो यहाँ पर इसका स्लोप नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पर स्लोप की वैल्यू माइनस साइन के साथ आएगी, तो माइनस ऑफ AD डिवाइडेड बाय BD, AD डिवाइडेड बाय BD, ठीक है। AD की वैल्यू कितनी है? AD की वैल्यू हमें 100 दी हुई है, तो माइनस ऑफ 100 डिवाइडेड बाय BD। यहाँ पर ये जो B पॉइंट है ये अगर 100 सेकेंड्स पर पहुंच रहा है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 माइनस 50 यानी 50। तो यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू -2 मीटर पर सेकंड आ जाती है, ठीक है। तो अगर हम इसको फ्रॉम A टू B के मोशन को यहाँ पर प्लॉट करना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे इसको, क्योंकि ये माइनस साइन के साथ है तो ये नेगेटिव एक्सिस नीचे की तरफ आएगा, ये इसको -y एक्सिस पे हमको प्लॉट करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे करेंगे प्लॉट। ये मोशन कहां से कहां तक का हो रहा है? फ्रॉम पॉइंट A टू B, और वेलोसिटी की वैल्यू -2 आ रही है, तो यहां से मोशन शुरू होगा। अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे -2 है तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का मोशन हो जाएगा। और ये वेलोसिटी की वैल्यू हम देख रहे हैं कि -2 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट है, तो इसका मतलब लगातार डी पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक लगातार वैल्यू -2 जो है वो बनी हुई है इसकी वेलोसिटी की। तो ये इसका इस तरह से कर्व हो जाएगा वेलोसिटी का। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो किस तरह का मोशन इसका हुआ है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि पहले क्या हुआ है, ये लगातार कांस्टेंट वेलोसिटी से ओ पॉइंट से लेकर के ए पॉइंट तक गई है, और फिर ए पॉइंट से इसने अपनी जर्नी वापस रिटर्न अपने इनिशियल पॉइंट की तरफ करना शुरू कर दिया था। और इसका मतलब इसने स्टार्टिंग में मोशन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ किया था, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट पे पहुंचने के बाद इसने अपना मोशन वापस कर दिया था, रिटर्न जर्नी अपनी स्टार्ट कर दी थी। इसलिए इसका डिस्प्लेसमेंट कम होते होते वापस जब भी अपने इनिशियल पॉइंट पे आ जाती है तो इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। और क्योंकि ये इसके जो जाने का या ऑनगोइंग जर्नी थी वो पॉजिटिव साइन के साथ हमने ली थी, इसलिए जो इसकी जो रिटर्न जर्नी होगी वो नेगेटिव साइन के साथ हमें लेनी होगी। इसीलिए इसकी वेलोसिटी हमने वापसी के लिए नेगेटिव साइन के साथ ली है, रिटर्न जर्नी वाली, ठीक है। तो ये -2 मीटर पर सेकंड आ जाती है। तो इस तरह से जब भी हमको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करना होता है तो हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5th है, ड्रॉ अ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ अ स्टोन थ्रोन वर्टिकली upwards and then coming downwards after attaining the maximum height।
यहाँ पर एक स्टोन है जिसको वर्टिकली ऊपर थ्रो किया गया है, यानी एक पॉइंट, सपोज ये ग्राउंड है, तो इसको किसी भी पॉइंट P से वर्टिकली ऊपर की तरफ हमने थ्रो किया है, एंड देन कमिंग डाउनवर्ड्स आफ्टर अटेनिंग द मैक्सिमम हाइट। इसका मोशन किस तरह से होगा? इसको किसी पॉइंट P से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया है, तो किसी इनिशियल वेलोसिटी से हमको इसको ऊपर को प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। सपोज हमने इसको इनिशियल वेलोसिटी u के साथ ऊपर को थ्रो किया है, उस केस में इस पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और ग्रेविटी इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, इसका मतलब इसका जो मोशन है ये स्लो डाउन होना शुरू होगा। स्लो डाउन हो करके ये एक पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंच करके वहां पर स्टेशनरी हो जाएगा। इस पॉइंट को हम लोग सपोज क्यू पॉइंट नाम दे रहे हैं। तो ये क्यू पॉइंट पे जाकर के यानी एक मैक्सिमम हाइट ये अटेन करेगा, अपने पी पॉइंट से लेके क्यू पॉइंट तक एक मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा, वहां पे जाके ये स्टेशनरी हो जाएगा। और जब ये स्टेशनरी हो जाएगा फिर भी इस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो ये फिर से नीचे की तरफ आने लगेगा। जब इसका मोशन नीचे की तरफ होने लगेगा तब इसकी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो डायरेक्शन है दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी। इसकी वजह से ये स्पीड अप होना शुरू होगा, तो लगातार इसकी स्पीड जो है वो बढ़ती चली जाएगी और सबसे नीचे वाला जो इसका पॉइंट होगा वहां पर आकर के या ग्राउंड पे आकर के इसकी जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमको इसको वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में शो करना है इसके मोशन को। तो देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे हम इसको किस तरह से शो करेंगे। सबसे पहले P पॉइंट को ले लेते हैं। P पॉइंट पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है। u का मतलब कोई ना कोई वैल्यू है सपोज, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वर्टिकल एक्सिस पे जहां वेलोसिटी दिखा रहा है यहाँ पे u की कोई वैल्यू हमें ले लेनी होगी। सपोज हमने ये पॉइंट ले लिया, ठीक है। यहाँ पे इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है ये है स्मॉल u, ठीक। टाइम इक्वल टू 0 सेकेंड पर, टाइम इक्वल टू 0 सेकेंड पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है। इसके बाद क्या होगा इसके मोशन में, ये ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है तो इसकी जो वेलोसिटी है ये लगातार कम होती चली जाएगी क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी की ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी कम होती चली जाएगी और कम होते होते क्यू पॉइंट पे आके इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी विल बी 0। तो यहाँ पर देखिए 0 वेलोसिटी को हम कहाँ पर शो करेंगे, यहाँ टाइम एक्सिस पर कहीं शो करेंगे। सपोज वो पॉइंट ये है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है, 0 हो गई है। इसका मतलब इसका जो इनिशियल पॉइंट P है वो यहाँ पर है और Q पॉइंट हमारा यहाँ पर है। अब P से Q तक के बीच में हमें पता है कि इस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है और एक्सेलरेशन चूंकि इसका कांस्टेंट है, g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होने की वजह से इसका वीटी ग्राफ किस तरह का होगा, वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो P से Q को हम एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। तो P से Q तक का मोशन इस तरह से होगा क्योंकि वीटी ग्राफ जो होता है उसका स्लोप हमको एक्सेलरेशन देता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर है जिसकी वैल्यू कांस्टेंट है, इसलिए इसका ये यहाँ पर स्ट्रेट लाइन कर्व बनेगा। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन कर्व बन गया है P से Q तक और ये जो है इस तरह से मोशन इसका P पॉइंट से लेके Q तक का होगा। Q से फिर ये वापस अगर P तक आता है तब इसका मोशन किस तरह से है, ये नीचे लगातार इसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी क्योंकि अब इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन नीचे की तरफ हो गई है जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की ही सेम डायरेक्शन में है। इसलिए अब ये स्पीड अप होता होता फाइनली इसकी स्पीड लगातार बढ़ती चली जाएगी। इसलिए अब हमको इसको शो करना है Q पॉइंट के बाद वापस P पॉइंट तक के लिए। तो कैसे हम इसको शो करेंगे, इसकी वेलोसिटी लगातार इंक्रीज करती चली जाएगी।
तो इंक्रीजिंग वेलोसिटी को हम कैसे शो कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो अभी भी उतनी वैल्यू बनी हुई है, तो ये लगा इस तरह से जो है हो जाएगा। ठीक है? तो ये हमारा जो है वेलोसिटी टाइम कर्व इस केस में हो जाएगा। ये इस तरह से क्यों बनाया हुआ है? क्योंकि हमको पता है कि जैसा मोशन P से Q तक होता है, बिल्कुल सिमेट्रिक मोशन उसी तरह का मोशन Q से लेके P तक का होता है। अगर P पर इनिशियल वेलोसिटी U से इसको प्रोजेक्ट किया गया है, तो जब ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँचेगा, तो इसकी वेलोसिटी फाइनल 0 हो जाएगी। उसके बाद जब ये नीचे आने लगेगा और वापस P पॉइंट तक पहुँचेगा, तो यहाँ पे अगेन इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड U के बराबर ही हो जाएगा, जितनी वेलोसिटी से उसको इनिशियली थ्रो किया गया था। तो इसलिए इसकी जो वेलोसिटी यहाँ पर है, वो भी कितनी हो जाएगी? u के बराबर हो जाएगी। इसलिए ये बिल्कुल इसी पॉइंट पर ऐसे करके आएगा। तो इस तरह से इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रा होता है। तो इसी के साथ में हमने ग्राफिकल मेथड से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब मोशन चैप्टर में हमारे 2 टॉपिक्स बचे हुए हैं। पहला टॉपिक है ग्राफिकल मेथड से इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करना, और सेकंड एक छोटा-सा टॉपिक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। ये सब हम अपने नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर देंगे, और उसके साथ ही मोशन चैप्टर हमारा जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।